स्वागत है आपका एसके क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में और पृथ्वी के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्लोब पे जो आपने लाइन देखी होंगी बनी हुई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, उनका क्या काम होता है और ग्लोब से हम पूरी पृथ्वी के बारे में कैसे हम सब कुछ जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अपने कई सारी ज्योग्राफी की इमेजेस में, या कई सारे आपने ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जिसके ऊपर वर्ल्ड के ऊपर या किसी स्थान के ऊपर कई सारी लाइन ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, कुछ लाइनें तो होती हैं जो सीधी खड़ी होती हैं एकदम, और कुछ एकदम तिरछी होती हैं, लेटी हुई लाइनें होती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हमें क्या जानकारी देती है, हमसे हमें इनसे क्या नॉलेज मिलती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जो लाइन या फिर जो रेखाएं सीधी खड़ी होती हैं पृथ्वी के ऊपर, उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, और जो लाइन तिरछी होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये रेखाएं वास्तव में नहीं होती, ये रेखाएं रियल में पृथ्वी के ऊपर नहीं खिंची होती। ये हम कुछ चीज़ों को जानने के लिए और कुछ तर्कों को समझने के लिए ग्लोब के ऊपर या फिर अपने मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं इमेजनरी लाइन। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर लेटी हुई खींची जाती हैं। आपको साइड में इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें जो अक्षांश रेखाओं को दिखाया गया है, ये कैसी हैं? लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, इन रेखाओं का क्या काम होता है? इस रेखाओं में जो सबसे बीच वाली रेखा होती है, जो पृथ्वी के बीच में से होकर गुजरती है, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इन्हीं रेखाओं के साथ साथ हम पढ़ते हैं दूसरी रेखाएं जिन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी के ऊपर होती है 360। इनकी कितनी संख्या होती है? 360। लेकिन अक्षांश रेखाओं और रेखाएं और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है, ये जान लेते हैं। पहली बात, अक्षांश रेखाएं होती हैं 180, देशांतर रेखाएं होती है 360। दूसरा अंतर, अक्षांश रेखाएं जो है लेटी हुई रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं सीधी खड़ी हुई रेखाएं होती है। और जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है या एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, उसे किसी भी जगह से देख लो, दो रेखाओं के बीच का गैप इक्वल मिलेगा आपको। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है उनका वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, वो बीच में से ज़्यादा मोटी होती हैं और दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसपास एकदम पतली, ठीक है, या संकरी होती हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं। ठीक है, अब इन रेखाओं का काम क्या होता है, इसको हम धीरे धीरे से समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो इसको बहुत अच्छे से जान लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर क्या काम है हमें जो इन रेखाओं को बनाने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर अनेकों स्थान हैं, लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी जगह है जिन सब के हम नाम भी याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो जब कोई वर्ल्ड का अध्ययन करता है या पूरी पृथ्वी का अध्ययन करता है, तो जब वो किसी स्थान को ढूंढता है जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं था, तो वो उस स्थान को इन रेखाओं द्वारा ही खोज पाता है। ये कैसे होता है? देखिए, आपने देखा होगा एक देशांतर रेखा जो ऊपर से नीचे तक जा रही है, वो भारत से होके भी गुजर रही होगी कोई ना कोई लाइन। इनकी संख्या कितनी है? 360। ये 1 डिग्री पे एक रेखा होती है, ऐसी 360 रेखाएं खिंची रहती हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं 360 डिग्री। ठीक है, इसमें भी कुछ होती हैं, इन्हें हम 180 और 180 करके दो भागों में बांट देते हैं, कुछ पूर्वी और कुछ पश्चिमी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानना। तो देखिए, भारत का जो मैप है, आपने देखा होगा कोई देशांतर रेखा भारत के मध्य से भी होकर गुजर रही होगी। ठीक है, तो जब मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसने आज तक इंडिया का मैप नहीं देखा, कोई ऐसा फॉरेनर इंसान जिसने आज तक इंडिया का मैप नहीं देखा, और उसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि आपको इस मैप के अंदर दिल्ली जो स्टेट है उसे फिल करना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है वो रेखाएं उसे बता दी जाए कि जो 80 या फिर 84 डिग्री पे जो लाइन है, वो लाइन कहाँ से होकर गुजर रही है? दिल्ली से होकर गुजर रही है। तो अब आपको दिल्ली को फिल करना है किसमें? इंडिया के मैप के अंदर। तो आपको क्या लगता है, वो 84 डिग्री की जो उसे लाइन दी गई है, उस लाइन के थ्रू दिल्ली को फिल कर पाएगा इंडिया के मैप में? नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि जो लाइन 84 डिग्री वाली दिल्ली से होकर गुजर रही है, वही लाइन उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश, और इतना ही नहीं, ऊपर अगर चले जाएं तो यही लाइन जो है पाकिस्तान, रूस और इन देशों से भी होकर गुजर रही होगी। तो वो एक लाइन के बदौलत किसी भी स्टेट को या किसी भी स्थान को फिल नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए अक्षांश रेखाओं का। अगर किसी को बता दिया जाए कि इतने नंबर की अक्षांश इतने डिग्री की अक्षांश इस जगह से गुजर रही है, तो उस स्थान को फिल करो या उस स्थान को पहचानो, तो भी वो उस स्थान को नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की जरूरत पड़ती है किसी स्थान की स्थिति या पोजीशन पता करने के लिए। तो अगर बताया जाए कि 84 डिग्री देशांतर, ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर दिल्ली स्थित है, ऐसा है नहीं, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इतना ही है नहीं है दिल्ली का अक्षांश देशांतर विस्तार, ये मुझे नहीं पता अभी। तो ठीक है, तो देशांतर मान लिया हमने 84 डिग्री पर है, और वो अक्षांश उस पर है, उसका है 8 डिग्री के ऊपर। कितने? 8 डिग्री के ऊपर। तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, उस जगह पर होगा दिल्ली। ठीक है, अगर आपको केवल अक्षांश रेखा दी जाए कि इतने डिग्री के अक्षांश पे दिल्ली पड़ता है, तो भी आप फिल नहीं कर पाओगे। भाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक पता नहीं कितनी जगह पड़ जाएंगी ऐसी, ऐसी उत्तर से लेकर दक्षिण तक देशांतर पे कितने सारे प्लेस पड़ जाएंगे ऐसी। लेकिन जब दो रेखाएं दे दी जाए हमें, तो ये दोनों रेखाएं जो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वहीं पे वो प्लेस होता है जिसकी वो अक्षांश और देशांतर नंबर दिए गए हैं, डिग्री दी गई है। शायद आपको समझ आ गया होगा क्या अब कि हम अक्षांश और देशांतर की मदद से पूरी दुनिया का कोई भी देश, कोई भी शहर कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर हमें उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पता है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम देशांतर रेखाओं का दूसरा काम कुछ, मतलब देशांतर रेखाएं और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं ये जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब कभी इंडिया में दिन हो रहा होता है, ठीक उसी समय अमेरिका में रात हो रही होती है, या फिर जिस टाइम अमेरिका में रात हो रही हो, अमेरिका में दिन हो रहा होता है, उस समय इंडिया में रात हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे में टाइम का इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, तो इसी डिफरेंस को या इसी टाइम मैनेजमेंट को हम देशांतर रेखाओं द्वारा जान पाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। देशांतर रेखा कितनी होती है हमारी, 360। और एक देशांतर रेखा, सॉरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहेंगे 1 डिग्री का। भाई 360 डिग्री तक है, 360 रेखा है, 360 डिग्री तक फैली हुई है, तो 2 डिग्री के बीच की होगी, 1 से 2 डिग्री के बीच में हो गई 2 रेखाएं, तो उन 2 रेखाओं के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं 4 मिनट। या फिर इतना कह लीजिए कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो देशांतर है और 2 डिग्री जो देशांतर है, उन दोनों में सूरज की रोशनी या सूरज के सामने आने में उन्हें जो टाइम लगेगा घूमते टाइम पृथ्वी को, वो कितना लगेगा, 4 मिनट। आप इतना याद रखना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। भाई 2 डिग्री और 1 डिग्री, दो में से एक गया, 1 डिग्री बचेगा, तो 1 डिग्री में कितनी मिनट आती हैं, 4 मिनट। ठीक है, अब देखिए सही से समझते हैं इसे। आप इंडिया का आपने सबसे जो पूर्वी भाग है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ऐसी सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है हमारा, गुजरात। ठीक है, आप अगर देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी के ऊपर से गुजर रही हैं, उनकी संख्या अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग तक कितनी है, 30 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है, 30 देशांतर रेखाएं, यानी 30 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री में कितनी मिनट थी हमारी, 4। तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलने का समय गुजरात में सूरज निकलने के समय से 2 घंटे आगे है। कितनी साफ सीधी बात है, 30 रेखाएं थी, 30 डिग्री थी, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 13 × 4 120, यानी 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो जिस टाइम अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, उसके 2 घंटे बाद निकलता है गुजरात में। ठीक है, 2 घंटे तक गुजरात में क्या रहती है, रात रहती है वहाँ भी, या फिर अंधेरा रहता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो चुकी होती है। लेकिन आप इतना देखिए, क्या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में आपको लगता है कि 2 घंटे का फ़र्क दिया गया होगा, या फिर कोई न्यूज़ अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे आती है, तो क्या वही न्यूज़ गुजरात में 9 बजे आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक देश का टाइम चलता एक सेम टाइम पे है, चाहे उनमें
सूरज के उगने का टाइम कितना ही अलग आगे पीछे क्यों ना हो। कितना फ़र्क था हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में, 2 घंटे का। फिजिकली देखा जाए तो, है ना, ज्योग्राफिकली कितना है, 2 घंटे का फ़र्क है। वहाँ पे कितना टाइम, 2 घंटे पहले उग जाता है सूरज अरुणाचल प्रदेश में, जबकि गुजरात में कब उगता है, 2 घंटे बाद। ठीक है, अगर गुजरात में 7 बजे सूरज निकल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे निकल चुका था, 5 बजे। ठीक है, अब देखिए, ऐसी सभी देशों का विस्तार, कुछ कुछ देश होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें ज़्यादा विस्तार, जिन देशों के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक देखने में ज़्यादा फर्क नहीं मिलता टाइम का, लेकिन कुछ कुछ देशों का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उन देशों के लिए एक, जिन देशों का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है उन देशों में अलग अलग टाइम भी चलता है। जैसे रूस इतना बड़ा देश है कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक में सुबह से लेकर शाम तक का फ़र्क है। अब भाई, जिस जगह पे एक जगह सुबह हो रही हो और दूसरी जगह पे वहीं शाम हो रही हो, तो उसका टाइम तो हम एक दिखा ही नहीं सकते, वहाँ तो हमें अलग अलग टाइम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए रूस में अलग अलग टाइम चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही टाइम चलता है। ठीक है, ऐसा कैसे फिक्स किया गया, हमारे में देखा गया कि हमारे देश में 30 देशांतर रेखाएं होके गुजर रही हैं। तो जो देशांतर रेखा सबसे मिडल से होके गुजर रही थी, उसे हमने मान लिया अपना मानक समय रेखा, या फिर उस रेखा के हिसाब से हम अपने पूरे देश का समय चलाते हैं। वो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पर जो देशांतर रेखा है वो हमारे पृथ्वी के, सॉरी, वो हमारे इंडिया के इलाहाबाद से होके गुजर रही है, जो कि हमारे देश की सबसे बीच की देशांतर रेखा है। और उसी उसी देशांतर रेखाओं के हिसाब से हमारा पूरे देश का टाइम चलता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था हमारे देश की जो सबसे बीच की देशांतर रेखा है वो किससे होकर गुजर रही है, इलाहाबाद से। उसी इलाहाबाद का नाम अब क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है तो आप क्या याद रखेंगे, प्रयागराज। और प्रयागराज में से भी नैनी एक स्थान पड़ता है, उस स्थान से होकर गुजरती है वो हमारी 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे देश के बारे में खाली, कि हमारे देश का टाइम कैसे चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया की। तो देखिए, जो देशांतर रेखाओं में सबसे बीच की देशांतर रेखा है वो होके गुजरती है ग्रीनविच से, या फिर इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है ग्रीनविच, वहाँ से। तो उसे जो है पूरी दुनिया का मानक समय माना जाता है। ठीक है, तो हमारा देश जो है ग्रीनविच के समय से या फिर इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इंग्लैंड हमसे किस साइड में पड़ता है, वेस्ट साइड में, पश्चिमी भाग में। तो अब देशांतर रेखा उधर जो है 0 डिग्री जा रही है, तो हमारी साइड जो है आते आते कितनी हो गई, 82.5 डिग्री, जो हमारे देश के बीच में से गुजर रही है। तो आपके 0 से लेके 82.5 तक, 82.5 डिग्री तक जितना भी टाइम मिलेगा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से। तो ये फ़र्क आएगा आपका 5.5 घंटे का। ठीक है, हमारा देश जो है ग्रीनविच या फिर इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। आगे का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे सुबह के अगर यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंग्लैंड में कितने बजेंगे अभी, वहाँ। अगला हमारा टॉपिक है अक्षांशीय रेखाएं। जैसे अभी हमने देशांतरी रेखाओं का काम देखा, ऐसे हम जानेंगे कि अक्षांशीय रेखाओं से हमें क्या मदद मिलती है। ठीक है, अक्षांशीय रेखा जो है पृथ्वी के ऊपर लेटी हुई रेखाएं होती हैं, और सबसे बीच वाली अक्षांश रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। ठीक है, ये किस डिग्री से होकर गुजरती है, 0 डिग्री से। इस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय जलवायु, एक शीतोष्ण जलवायु और एक शीत जलवायु। शीत जलवायु ठंडे इलाकों में मिलती है, शीतोष्ण जलवायु ठंडे और गर्म, जो जिनमें मध्य तापमान पाया जाता है, वहाँ मिलती है, और उष्ण जलवायु अधिकांश गर्म क्षेत्रों पर मिलती है। ठीक है, तो हमारा देखिए, जो विषुवत रेखा है मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर साल भर जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए उस रेखा पर साल भर कैसा मौसम रहता है, गर्म। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पड़ती है, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा पड़ती है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। ठीक है, अब हम पहले जानते हैं शीत जलवायु कहाँ, शीत जलवायु का क्षेत्र कौन सा होता है। शीत जलवायु उत्तर में 66 डिग्री से लेके, या फिर 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक पाई जाती है, जहाँ पे क्या रहती है, हमेशा बर्फ़ जमा रहती है। 66 डिग्री
से लेके 90 डिग्री तक। ऐसी दक्षिण में साढ़े 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे कैसा क्षेत्र पाया जाता है? ठंडा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पर साल भर ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, तो हमारा बीच का इलाका हो गया उष्ण जलवायु का, ऊपर का इलाका हो गया शीत जलवायु का। अब इन दोनों क्षेत्रों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण से बनता है हमारा शीतोष्ण जलवायु, यानी कि यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों होती है। उत्तर में भी ये 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में पाया जाएगा, और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक पाया जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा तक कैसी जलवायु मिलेगी? उष्ण जलवायु। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक कौन सी जलवायु मिलेगी? हमारी शीतोष्ण जलवायु। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक मिलती है शीत जलवायु, यानी कि ठंडे इलाके बर्फ से ढके हुए। तो ये था हमारा ग्लोब और पृथ्वी के बारे में एक शॉर्ट डिटेल जो कि आपने जान ली है। ठीक है, हमने इस वीडियो में अक्षांश, देशांतर, जलवायु और पूरी दुनिया के टाइम के बारे में जाना था कि कैसे कैसे देश, पूरी दुनिया का टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।